हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं पुरु द स्टोरी टेलर। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है कारीगरी। लेखक है जॉन गोल्सवर्दी। तो कहानी की शुरुआत करते हैं अपन। अपनी भरी जवानी के दिनों से ही मैं उसे जानता था, क्योंकि वह मेरे पापा के जूते बनाया करता था। अपने बड़े भाई के साथ ही लंदन के वेस्ट एंड की एक गली में उसकी दुकान थी, जो दो दुकानों को मिला करके एक कर दी गई थी। आज वह दुकान वहाँ नहीं है, लेकिन उस ज़माने में वह वेस्ट एंड की सबसे ज़्यादा फैशनेबल दुकानों में से एक थी। उस दुकान की एक खास बात यह थी कि उसमें तड़क भड़क नहीं थी। उसके साइन बोर्ड पर यह नहीं लिखा था कि इंग्लैंड के राजवंश के लिए जूते यहीं बनते हैं। उस पर सिर्फ लिखा था उसका जर्मन नाम गैसलर ब्रदर्स, और सामने खिड़कियों में शो के लिए 10-5 जोड़ी जूते रखे थे। मुझे याद है कि इन जोड़ियों को देखकर मेरे मन में एक सवाल उठा करता था, आखिर ये इस तरह क्यों रखी हैं? क्या बेकार हैं? क्योंकि वह हमेशा ऑर्डर पाने पर ही जूते बनाता था, न कम न ज़्यादा। जितनी जोड़ियों का ऑर्डर मिलता था उतनी ही बनाता था। उनमें से कोई भी बच भी सकती थी, यह कल्पना से परे की बात थी, क्योंकि उसका बनाया हुआ जूता पैर में फिट ना उतरे यह असंभव था। तो फिर ये बेकार जूते अलमारी में क्यों रखे थे? और यह भी नहीं हो सकता कि वे किसी दूसरे कारीगर के बनाए हुए हों, क्योंकि वह अपनी दुकान में चमड़े की एक पट्टी भी ऐसी देखना नहीं सहन कर सकता था जो उसने खुद ना बनाई हो। उसके अतिरिक्त वे जूते निहायत खूबसूरत थे। एक जनाने पंप शू की जोड़ी, उफ कैसी लोज थी उसमें। और वह पेटेंट लेदर की बनी हुई जोड़ी ऐसी चमचम करती थी कि देखे मुंह में पानी भर आता था। और भी एक जोड़ी थी लंबे ब्राउन राइडिंग बूट की, जिसकी चमक में कुछ काली सी झलक दिखाई देती थी, जिससे यह मालूम होता था कि यह जूते हालांकि नए हैं, पर जैसे 100 वर्षों से पहने जा रहे हों। ऐसे जूते वही बना सकता था जिसके सम्मुख जैसे जूतों की आत्मा की मूर्तिमती होकर खड़ी हो जाती हो। उन जूतों का सौंदर्य और कारीगरी ऐसी संपूर्ण थी कि मानो संसार के समस्त जूतों मात्र की आदर्श कल्पना ही उनमें सजीव सी साकार हो उठी हो। इस प्रकार की भावना तो सचमुच मेरे मन में बाद को हुई उठी थी, लेकिन शायद 14 वर्ष की उम्र में जब पहली पहल मैं उसकी दुकान पर गया था, तब भी से उसकी और उसके भाई की वह शान कुछ कुछ मेरे मन में समा गई थी, और तब से हमेशा आज तक याद रही है। क्योंकि ऐसे जूता बनाना जैसा कि वह बनाता था, तब मुझे बड़ा रेशम और अद्भुत सा लगता था, वैसा ही आज भी लगता है। वह कुछ वर्ष बाद एक दिन की बात है। मेरी जवानी का जिस्म था और भरा हुआ पैर, जिसे दिखाते हुए मैंने उससे कुछ हिचकिचा कर कहा था, मिस्टर गैसलर, ऐसे सख्त पैर का जूता बनाना बहुत मुश्किल होगा ना? उसने उत्तर दिया, यह सख्त तो नहीं है बाबू। और यह कहने के साथ ही उसको खिजाब से रंगी हुई दाढ़ी के लाल रंग में से एक मुस्कान फूट पड़ी। उसकी दुकान में कोई ऐसा नहीं घुसता था जैसे कि मामूली तौर से और दुकानों में, कि मेहरबानी करके जल्दी दीजिए, मुझे जाना है। किंतु वह कुछ ऐसी ही भावना से जैसे कि आदमी गिरजे में पैर रखता है। उसकी दुकान में काठ की एक ही कुर्सी पड़ी रहती थी, जिस पर ग्राहक आकर बैठ जाता था और इंतज़ार करता था, क्योंकि दुकान पर बैठता कोई नहीं था। किंतु शीघ्र ही खंदक सी अंधेरी और चमड़े की भीनी भीनी गंध से भरी हुई उस दुकान के ऊपर मचान से वह या उसके बड़ा भाई जानता हुआ दिखाई पड़ जाता था। एक भराई हुई सी आवाज़, लकड़ी के तंग जीने पर स्लीपरों की खर, और बस वह उसके सामने बीता कोट पहने, छुच कमर झुकाए सा, चमड़े का एप्रन बदन पर डाले हुए, जिसको बाएं ऊपर की मुड़ी हुई है, आज मिचमिचाता हुआ मौजूद है, जैसे वह जूतों का ही कोई सपना देखकर उद्ध हो, या जैसे उल्लू की तरह दिन का उजाला देखकर चौंक उठा हो और विघ्न पड़ने से झुंझला गया हो। और मैं पूछता हूँ, क्या हालचाल है मिस्टर गैसलर? क्या मेरे लिए रूसी चमड़े का जूता बना सकोगे? बिना एक शब्द बोले वह दुकान के अंदर, जहाँ से वह आया था, वहीं फिर चला जाता है, और मैं वहीं काठ की कुर्सी पर बैठा बैठा उसके व्यापार की खुशबू सूंघता रहता हूँ। कुछ मिनट बाद ही वह लौट आता है, अपने हाथों में जो पतले और उनमें नीली नीली नसें उभरी हुई हैं, सुनहरे भूरे रंग के चमड़े का टुकड़ा लिए हुए है। उसी टुकड़े पर नज़र गड़ाए गड़ाए वह कहता है, कितना खूबसूरत है। उत्तर में मैं कहता हूँ, बेशक। वह फिर बोलता है, कब चाहते हो तुम? मैं कहता हूँ, ओह, जब तुम आसानी से दे सको। और वह जवाब देता है, अगले पखवाड़े में। किंतु अगर वह ना होकर उसका बड़ा भाई हुआ तो कहता है, हम भाई से पूछ कर बताएंगे। तब मैं उठकर चल देता हूँ। अच्छा, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वह उत्तर देता है, किंतु अपने हाथों में लिए चमड़े को बराबर एकटक देखता ही रहता है। और जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ चल देता हूँ
कि वह फिर अपने स्लीपरों की खटपट खटपट करता हुआ लकड़ी के तंग जीने से चढ़कर ऊपर अपने जूते के स्वर्ग में पहुंच जाता है। लेकिन अगर कोई नए फैशन का जूता हुआ जैसे कि उसने अभी तक नहीं बनाया है, तब वह जरूर कुछ तकल्लुफ़ और कायदा बरतता था। मेरे पैर से जूता खुलवाकर जो उसके ही हाथ का बनाया हुआ होता वह अपने ही हाथों में ले लेता और उसे वह एक साथ ही स्नेह और समलोचना भरी बड़ी ममता की दृष्टि से निहारने लगता था, जैसे वह उसके उस सौंदर्य की कल्पना कर रहा हो जो इसे बनाते वक्त उसने उनमें भर दिया था, और साथ ही इस पर भी रोष और दुख प्रकट कर रहा हो कि उसके पहनने वाले को जूता पहनने की तमीज़ नहीं है और उसने उसकी कारीगर का बिल्कुल रेड़ मार दी है। फिर पतले कागज़ के एक टुकड़े पर वह मेरा पैर रखवाता है और 3 या 4 बार अपनी घिसी घिसाई पेंसिल से उसे उतारता है। जब उसकी कांपती हुई उंगलियां मेरे पंजे को छूकर निकलती हैं तो मुझे ऐसा लगता था जैसे वह मेरी ठीक ठाक आवश्यकता के अंतर तक को टटोल लेना चाहता था। मैं वह दिन कभी नहीं भूलूंगा जब मैंने उससे यह कहने का अवसर पाया था, जानते हो मिस्टर गैसलर, वह जूता जो तुमने टहलने के लिए पिछली बार बना कर दिया था सो चटक गया। यह सुनकर वह मेरी तरफ कुछ देर तक अवाक देखता रह गया और कोई उत्तर नहीं दिया, जैसे वह मुझसे कह रहा हो यह हो ही नहीं सकता, अपनी शिकायत वापस लो या फिर बात ठीक ठाक बतलाओ। कुछ देर बाद उसने उत्तर दिया था, चटकना तो नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी चटक गया। बिना अच्छी तरह पहने तुमने उसको पानी में भिगो दिया होगा, नहीं तो यह बात तो नहीं हुई, मैंने कहा। यह सुनकर उसने अपनी पलकें नीची कर लीं, जैसे वह सोच रहा हो कौन से जूते थे वे। किंतु मुझे फिर बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने व्यर्थ यह सब कहकर उस बेचारे का दिल दुखा दिया। तो उनको वापस कर दो, वह बोला, हम फिर देखेगा। जब अपने जूतों के चटक जाने से मेरा ही दिल पसीज उठा, तब मैं यह अच्छी तरह अनुमान कर सका कि मिस्टर गैसलर को जिसने कि उसे इतने अरमानों से बनाया है कितना दुख हुआ होगा और वह उसके विषय में जानने के लिए कितना व्यग्र होगा। कुछ जूते, उसने कहा, पैड़ा ही खराब होते हैं। अगर तुम्हारा जूता तुम हमारे से ठीक नहीं हो सकेगा तो हम उसका सब दाम वापस कर देगा। एक बार की बात है कि मुझे एक नया जूता जल्दी ही चाहिए था, इसलिए मैंने एक बड़ी दुकान में जाकर ख़रीद लिया। एक दिन यूँ ही अनजाने में उसे पहनकर मिस्टर गैसलर की दुकान में चला गया। उसने मेरे जूता का ऑर्डर तो ले लिया लेकिन कोई चमड़ा नहीं दिखाया। उसकी आंखें मेरी फैक्ट्री के बने हुए नए जूतों पर गड़ी हुई थी। आखिर उससे रहा न गया, कहने लगा, यह जूता तो हमने नहीं बनाया है। उसके स्वर में क्रोध नहीं था, दुख नहीं था, घृणा नहीं थी, रोष भी नहीं था, फिर भी उसमें कोई ऐसी तीव्र मूक प्रताड़ना अवश्य थी जिससे मैं सन्न उठा। इसके बाद उसने मेरे बाएं पैर के जूते की एक जगह जो फैशन की खातिर कुछ खूबसूरत बनी हुई थी अपनी उंगली से दबा दी और कहा, तुमको यहाँ काटता है? यह बड़ा दुकान अपने इज्जत का भी ख्याल नहीं करता, बिल्कुल नहीं। इसके बाद और भी बहुत सी कड़वी बातें वह कह गया, जैसे उसके अंदर की कोई घुटन बांध तोड़कर निकल चली हो। आज पहली बार मैंने उसके मुंह से जूतों के व्यापारी की खराब हालत और मुसीबतों के बारे में कुछ सुना था। वह बड़ा कंपनी विज्ञापन से पैदा करता है, अपने माल का अच्छाई से नहीं, अपने मेहनत से नहीं। इसी का नतीजा है कि अब हमारे पास काम बिल्कुल नहीं है और दिन दिन कम होता जाता है। और आज उसके सझुर्रियोंदार चेहरे पर मैंने ऐसी भावना देखी जिन पर पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। विकट संघर्ष और उसकी कड़वाहट जिनमें वह वर्षों से पिस कर मर पिच कर काम कर रहा था, और आज ही मुझे उसकी लाल दाढ़ी में सफ़ेद बालों के गुच्छे दिखाई पड़े जिनमें उसकी सारी व्यथा क्रंदन कर उठी। जैसे भी हो सका मैंने उसे यह समझाने की कोशिश की कि किन किन मजबूरियों की वजह से मैंने वे जूते खरीद लिए थे, पर उसकी मुद्रा और स्वर मेरे दिल पर अपना ऐसा असर कर गए कि थोड़ी ही देर में मैंने उसे कई जूतों का ऑर्डर दे दिया। वे जोड़े तैयार हो गए और नेमेसिस भी हार गई उनसे। घिसाई ने भी उनसे हार मान ली। पहले जूतों से भी ज़्यादा वे चले और 2 बरस तक सच ही फिर जूते बनवाने के लिए उसके पास जाना नहीं पड़ा। लेकिन एक दिन जब गया भी तो देखा कि उसकी 2 दुकानों में एक पर किसी दूसरे नाम का साइन बोर्ड लगा था। हाँ, वह भी जूते वाला था और राज कुटुंब के लिए जूते बनाता था, और वहाँ 12 खाली खिड़कियों में अपनी शान की निराली जूतों की वे 3-4 जोड़ियाँ भी नहीं थीं।
दुकान अकेली रह गई थी, इसलिए और भी अंधेरी, छोटी और खाई की तरह मालूम पड़ रही थी। चमड़े की गंध भी घनीभूत हो गई थी, पर वह काठ की कुर्सी अब भी वैसे ही पड़ी थी। मैं जाकर उस पर बैठ गया, लेकिन जितनी देर लगानी करती थी, आज उतनी देर बाद ऊपर से एक शक्ल ने झांका और फिर अपने उन्हीं स्लीपरों से काठ के तंग जीने पर खटपट खटपट करता हुआ आंखें मेरे सामने वह आ ही खड़ा हुआ और जंग लगी कमानी में से मुझे घूरते हुए पूछा, मिस्टर है ना? हाँ हाँ मैं ही हूँ, मैंने हिचकिचाकर कहा। पर मिस्टर गैसलर, आपके जूते तो तोड़े नहीं टूटते हैं। देखो ना, इसकी अभी सूरत भी नहीं बिगड़ी है, कहकर मैंने अपना पैर आगे बढ़ा दिया। उसने मेरे जूतों पर एक नज़र डाली। हाँ, उसने कहा, पर लोग तो अच्छा जूता नहीं चाहता है। उसकी कड़ी नज़र और शिकायतों से बचने के लिए मैंने जल्दी ही पूछा, लेकिन तुमने अपनी दुकान का यह क्या हाल कर डाला है? उसने शांति से उत्तर दिया, बहुत खर्च होता था। क्यों, तुमको जूता चाहिए? मैंने तत्काल ही 3 जोड़ी का ऑर्डर दे दिया। हालांकि मुझे ज़रूरत सिर्फ 2 ही जोड़ी की थी और बस जल्दी से वहाँ से चल दिया। लेकिन मैं ठीक नहीं कह सकता था कि उसके मन में यह कैसे धारणा पैदा हुआ कि मेरे हृदय में उसके प्रति या स्वयं उसके प्रति इतनी नहीं जितनी कि उसके जूतों के आदर्श के प्रति कोई विरोध भावना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई भी इस प्रकार सोचना नहीं चाहता होगा, क्योंकि जब भी कुछ दिनों पहले एक बार गया था, तब मुझे याद है कि मैंने सोचा था होगा भी, पर मैं उस बेचारे को कभी नहीं छोड़ सकता। ऐसे तो सब चलता ही है। हो सकता है कि वह उसका बड़ा भाई रहा हो, पर मैं जानता था कि उसके बड़े भाई में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह मेरी तरफ चुप रहकर भी आंखें निकाल सकता। इसलिए यह देखकर मुझे कुछ संतोष सा हुआ था कि दुकान में उसका बड़ा भाई ही था, जो फिर एक चमड़े का टुकड़ा हाथ में हिलाता हुआ आया। कहो मिस्टर गैसलर, अच्छे तो हो? मैंने पूछा। हाँ, अच्छा तो हूँ, उसने उत्तर दिया, पर हमारा बड़ा भाई मर गया। और तब मैंने समझा कि अरे, यह तो वह नहीं है, किंतु अब कितना बूढ़ा ढला हुआ लगता है यह भी। पर इससे पहले मैंने कभी उसे अपने भाई के बारे में कुछ कहते नहीं सुना था। यह सुनकर मुझे बड़ा अचंभा हुआ और धक्का सा लगा। मैंने धीरे से कहा, उफ, बड़े दुख की बात है। हाँ, उसने उत्तर दिया, वह बहुत अच्छा आदमी था, बहुत बढ़िया जूता बनाता था, पर मर गया। और उसने अपने बीच खोपड़ी पर हाथ रख लिया, जहाँ से उसके बाल बहुत कुछ उड़ चुके थे, ठीक वैसे ही जैसे उसके भाई के उड़ गए थे। उसके इस संकेत से मुझे ऐसा लगा कि जैसे वह अपने बड़े भाई की मृत्यु का कारण बता रहा हो। वह दूसरी दुकान के खोने का सदमा नहीं सह सका। तुमको जूता चाहिए? कहकर उसने अपने हाथ वाला चमड़ा का टुकड़ा मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, कितना खूबसूरत है। बिना कुछ कहे सुने मैंने कई जूता का ऑर्डर दे दिया। बहुत दिनों बाद वे बनकर आए, लेकिन मेरे इतने अच्छे जूते उसने कभी नहीं बनाए। वे फाड़े नहीं फट सकते थे, तोड़े नहीं टूट सकते थे। कुछ दिनों बाद मैं बाहर चला गया। 1 वर्ष से अधिक बाद मैं लंदन लौट कर आया और सबसे पहली दुकान जिस पर मैं गया था वह मेरे पुराने दोस्त गैसलर की ही थी। मैं एक 60 वर्ष के बूढ़े को छोड़कर गया था, किंतु लौटकर 75 वर्ष के बूढ़े को देखा, विदीर्ण, क्लांत और प्रकंपित। इस बार तो उसने मुझे सचमुच नहीं पहचाना। मैंने दुखित होकर कहा, मिस्टर गैसलर, ओ, तुम्हारे वो जूते तो बहुत ही बढ़िया निकले। देखो ना, मैं लगातार यही जूता बाहर सफ़र में पहने रहा और अभी तो देखो यह आधे भी नहीं घिसे, है ना? काफ़ी देर तक वह मेरे जूतों की तरफ टकटकी लगाए देखता रहा। वही जूते तो थे जो रूसी चमड़े के बने हुए थे, और उसकी मुद्रा स्थिर और गंभीर हो गई। उसने मेरे टखने के पास जूते पर हाथ रखकर कहा, क्या यहाँ पर यह फिट है? मुझे याद है इन्हें बनाने पर हमको बहुत मुसीबत पड़ा था। मैंने विश्वास दिलाया, नहीं नहीं, बिल्कुल फिट है। तुम्हें जूते चाहिए? हम बहुत जल्दी बना देगा, खाली हाथ बैठा है, कुछ काम नहीं है। मैंने कहा, हाँ हाँ, मुझे सब तरह के जोड़ी चाहिए। हम नई तरह का जूता बना देगा। तुम्हारा पैर बड़ा है ना? कहकर उसने बड़े धीरे धीरे मेरे पैर का नाप कागज़ पर पेंसिल से खींचा और इस बीच में सिर्फ एक बार मेरी तरफ मुंह उठाकर देखा। क्या हमने तुमको बतलाया कि हमारा भाई मर गया? उसका शरीर हड्डियों को कंकाल मात्र रह गया था। उसे देखकर मन को बड़ी वेदना होती थी, इसलिए मैं जल्दी से वहाँ से चला गया। एक दिन शाम को जब नए जूतों की पार्सल आ गई तो मैंने रूसी चमड़े वाले जूते उतार दिए। मैंने पार्सल खोला और 4 जोड़े निकाल कर एक पंक्ति में रख दिए।
फिर एक एक करके मैंने उन्हें पहनना शुरू किया। इसमें कोई शक नहीं था कि इतने अच्छे चमड़े के इतने बढ़िया जूते उसने कभी नहीं बनाए थे। एक जोड़े में मैंने उसका बिल रखा हुआ पाया। जूतों की कुल कीमत उतनी ही थी जितनी वह मामूली तौर से हमेशा लिया करता था, परंतु उसने कुल कीमत फ़ौरन ही मांगी थी। यह जानकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि पहले तो वह तीसरे महीने से पहले कभी बिल नहीं भेजता था। मैं तत्काल नीचे उतर कर गया और एक चेक काट कर तुरंत ही उसके हाथ से ही उसी लेटर बॉक्स में डाल दिया। एक सप्ताह बाद जब मैं उसकी दुकान वाली गली में होकर जा रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मिस्टर गैसलर से कह दूं कि इस बार तुम्हारे जूते सबसे बढ़िया रहे। लेकिन जब मैं उसकी दुकान के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां से उसके नाम का साइन बोर्ड गायब था, लेकिन खिड़की में अब भी वह जनानी जोड़ी पेटेंट लेदर के पम्प शू और काले राइडिंग बूट जैसे के तैसे रखे थे। मैं एकदम चिंतित हो उठा और अंदर पहुंचा। वे दो छोटी दुकानें मिलकर फिर एक बड़ी दुकान हो गई। उसमें एक नवयुवक अंग्रेज मौजूद था। मिस्टर गैसलर कहाँ है? मैंने पूछा। उसने मेरी ओर देखा और उसकी दृष्टि में कुछ विचित्र सी विनय और शीलता थी। नहीं जनाब, उसने जवाब दिया, लेकिन मैं उसकी खिदमत में हाजिर हूँ जो हुक्म होकर है। यह दुकान अब हमने पूरी ले ली है। आपने हमारा नाम पहले बराबर वाली दुकान पर देखा ही होगा। हम कुछ बहुत बड़े बड़े रईस आदमियों के लिए जूते बनाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, मैंने कहा, पर मिस्टर गैसलर कहाँ है? ओह, उसने जवाब दिया, वह तो मर गए। मर गए? लेकिन अभी पिछले बुध को ही तो उन्होंने मेरे पास से नए जूते बनाकर भेजे। हाय, उसने कहा, बड़ी दर्दनाक कहानी है। बेचारे भूखे मर गए। हे भगवान, डॉक्टर कहते थे कि वे घुल घुल कर मरे। और आप देखिए, वे तब भी काम करते थे और दुकान चलाया करते थे, और काम का यह हाल था कि सारा काम अकेले ही करते थे। किसी को जूते में हाथ नहीं लगाने देते थे। एक ऑर्डर पर ही इतना वक्त लगा देते कि बेचारा ग्राहक ऊब जाता था। इसी तरह उनके सब ग्राहक टूट गए और फिर बैठे बैठे वह दिन रात काम करते रहते थे। मैं कह सकता हूँ कि सारे लंदन शहर में उनसे अच्छा जूता कोई नहीं बनाता था और ना कभी बन सकता है। लेकिन कंपटीशन को तो देखो कितना ज़बरदस्त है। पर वह अपना माल अब कभी एडवर्टाइज नहीं करते थे। सबसे बढ़िया चमड़ा लगाते थे और सारा काम अपने ही हाथ से करते थे। और उसी का यह नतीजा है। इससे और ज़्यादा क्या उम्मीद की जा सकती है? लेकिन भूखों मर गए, यह बात कुछ शायरी हो सकती है जैसे कि कहावत है, लेकिन मैं खुद भी जानता हूँ कि वह आखिर दम तक अपने जूतों से ही चिपटे चिपटे रहे। मैंने दिन रात काम करते देखा करता था। मैंने उन्हें कभी वक्त से खाना खाते नहीं देखा, सोते नहीं देखा। कभी एक छदाम उनके घर में नहीं रही। रात में तापने के लिए आग भी नहीं नसीब होती थी उन्हें। इतने वर्षों तक वे कैसे जिंदा रहे, मुझे तो यही ताज्जुब है। पर जनाब, वह आदमी एक ही था। उसकी सानी का जूता बनाने वाला दूसरा कारीगर लंदन में नहीं है। हाँ, मैंने भारी मन से कहा, वो बहुत बढ़िया जूता बनाते थे। इतना ही कहकर मैं फ़ौरन मुड़ा और दुकान से बाहर चला गया, क्योंकि मैं उस नौजवान को अपनी आंखों के आंसू दिखाना नहीं चाहता था। कहानी समाप्त हुई। आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।